तो अभी हम आ गए हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे। थ्योरेटिकल नॉलेज हमने सीख ली है कि कैसे म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करना है। अब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बारी। अब आपको म्यूचुअल फंड को परचेज करने के लिए आपको कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। मैं ग्रो से कर रहा हूँ, ये कोई सजेशन वो नहीं है। आपको जो भी अपनी कन्वीनियंस लगे, आपको ग्रो, ज़ीरोदा, ईटी मनी जो भी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रो को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसी में ही आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ग्रो ऐप को ओपन किया, उसके बाद यहाँ से म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया। इसके बाद हम एक्सप्लोर पे आ गए। अब एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे ऑल म्यूचुअल फंड्स को। अब ऑल म्यूचुअल फंड्स ओपन करने के बाद मैं अपने फ़िल्टर और सॉर्ट को ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिए, ऊपर से देखते हैं सबसे पहले AMC यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी। जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, ICICI के बहुत सारे फंड्स हो सकते हैं, जैसे आदित्य बिरला लाइफ के भी आपको सारे फंड मिलेंगे, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे ही एक्सिस के, बजाज फिनसर्व के। उसके बाद कैटेगरी है, मैं सबसे लास्ट में कैटेगरी को ही बताऊंगा क्योंकि मेरे व्यू पॉइंट से हमें उसी वाइज ही चलना चाहिए। ये रेटिंग हो जाती है म्यूचुअल फंड्स की 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। रिस्क के बारे में हमने बात कर ली थी कि आप हैवी रिस्क ले सकते हैं या लो रिस्क उठाना है या फिर आपको मीडियम रिस्क उठाना है। अवेलेबल टू इन्वेस्ट, ये SIP और वन टाइम, ये एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, इसको मैं अभी बता देता हूँ। SIP और वन टाइम में होता क्या। SIP का मतलब होता है आपकी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, और वन टाइम होता है कि आप एक ही बार में पैसा डाल दें। अब दोनों में फ़र्क देख लीजिए। दोनों में फ़र्क ये होता है कि वन टाइम में क्या हुआ कि से मेरे पास इस टाइम पे 10,000 रुपये बचे हुए, तो मैं वन टाइम में अभी के अभी 10,000 रुपये डाल देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया आपका वन टाइम की, जब मन किया आज डाल दिया। आज मेरे पास 10,000 है, आज डाल दिए। कल मेरे पास 15 है, कल 15 डाल दिए। या 20 दिन के बाद मेरे पास 20,000 रुपये मैंने वो डाल दिए। सिप में क्या होता है कि आप एक डेट फिक्स कर देते हो कि इस डेट को मेरे बैंक अकाउंट में से इतने पैसे डिडक्ट हो जाएं। नाउ अब सिप करें या वन टाइम करें, देखिए दोनों में सेम जगह पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, बस दोनों में तरीका अलग है। सिप में आपका एक फिक्स डेट को आपको पैसा डिडक्ट हो रहा होगा उसमें से। वन टाइम में आपका जब मन किया आपने उसी दिन अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बस इतना सा डिफरेंस है। अब सिप मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट करता हूँ जिन लोगों में मैं ये बोल सकता हूँ कि माइनर सा डिसिप्लिन की कमी हो, कि अगर मेरे पास पैसा रह गया तो मैं उसको अननेसेसरी चीज़ों में खर्च दूंगा। तो सिप को मैं सजेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए कि जिस दिन मान लो मेरी सैलरी आई, मैं उससे 3-4 दिन के बाद कि सिप को प्लान कर देता हूँ कि इस दिन मेरा पैसा डिडक्ट हो जाए और ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाए। अदरवाइज़ अगर ये मेरे पास रहेगा तो मैं यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर दूँ। वन टाइम मैं सजेस्ट करूँगा उन लोगों के लिए जिनके पास डिसिप्लिन अच्छा है, या फिर जिन लोगों के जो खर्चे होते हैं वो जनरली वेरिएबल होते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, मान लीजिए मेरी आज सैलरी आ जाती है 1 तारीख को, उसके बाद मुझे ये पता है कि मेरे इतने इतने खर्चे हो जाएंगे इस महीने में। उस खर्चे को छोड़ के मैं बचे हुए सारे पैसे को एक ही बार में इन्वेस्ट कर दूं, या फिर मैं मंथ एंड में कर सकता हूँ इसी इन्वेस्टमेंट को। क्या क्या गया कि मुझे पता है कि अब 2-3 दिन के बाद मेरी सैलरी आने वाली है, इतने पैसे मेरे पास बच गए हैं, मेरे सारे खर्चे ख़त्म हो चुके हैं इस मंथ के, और मैं अपने हर बार हो सकता है कि किसी बार मेरे पास 20,000 बच रहे हैं, किसी बार 30,000 बच रहे हैं। तो मंथ एंड में जब मेरी सैलरी आने वाली है 2-3 दिन के बाद, तो उस टाइम मेरे पास जितना ही पैसा बचा है मैं उसको सारे को इन्वेस्ट कर दूँ। ये होता है सिप और वन टाइम में डिफरेंस। बस अगर आप ये सोचते हैं कि सिप में कोई ज़्यादा आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न बनेगा या वन टाइम में, ऐसा कुछ नहीं होता। सिप और वन टाइम में सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है, आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने ख़रीदा कितने पे और बेचा कितने पे। उसमें सिप और वन टाइम कुछ नहीं प्ले करता है। अगर आपने सिप के टाइम पे जब आपका लग रहा है उस टाइम पे सस्ता है, और या फिर वन टाइम में लग रहा है उस टाइम पे सस्ता हो, और बेच रहे हैं उस टाइम पे कितना प्राइस है, ये सिर्फ उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सिप और वन टाइम का कोई वो नहीं है। अब हम आ जाते हैं कैटेगरी वाइज अपने म्यूचुअल फंड्स की तरफ। तो अब आप इसमें देख सकते हैं 4 कैटेगरीज: कमोडिटी, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड। डेट, इक्विटी, हाइब्रिड के बारे में मैं आपको थ्योरेटिकली सारा बता चुका हूँ। कमोडिटीज़ में क्या आ जाते हैं आपके, गोल्ड और सिल्वर आ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर चुका हूँ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब हम देख लेते हैं डेट, इक्विटी और हाइब्रिड को।
सबसे पहले हम डेट की तरफ देख लेते हैं एक बार। जैसा कि मैंने आपको डेट में बताया था, इसमें आपके रहेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, एंड ये आपके मोस्ट प्रोबेबली ये आपका फिक्स रहता है कि इसमें जो आपका रिटर्न होता है वो 8 से 10% का फिक्स ही रहता है। तो अब हम एक बार डेट स्कीम्स को देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने डेट स्कीम्स पे क्लिक किया, ये आपको डेट स्कीम्स की वेरियस कैटेगरीज दिखा रहा है, बैंकिंग एंड पीएसयू, कॉरपोरेट बॉन्ड, क्रेडिट रिस्क, डायनामिक। ये ऑलमोस्ट मोर और लेस सब में इतना ही रहेगा। तो मैं जस्ट एक ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हम कॉरपोरेट बॉन्ड्स को एक बार ही ओपन करके देख लेते हैं। ये मैंने किया कॉरपोरेट बॉन्ड्स पे, ये मैंने किया अप्लाई। अब ये देखिए ये सारे वो आ गए जो जो एएमसीज जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स को ऑफर करते हैं। आई थिंक मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसमें कुछ 7-8-9% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अब कोई भी एक ओपन करके देख, एक नहीं 2 से 3 को हम ओपन करके देख लेंगे। कि जैसे मैंने सबसे पहले ओपन कर दिया आदित्य बिरला सन लाइफ कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स। ये देखिए फिक्स रेट है ऑलमोस्ट। 3 ईयर में आप देखिए 6.7%, 1 ईयर में 8.76%, 5 ईयर में 7.26%। तो मोटा मोटा अगर आप एवरेज देखोगे तो इट इज़ अराउंड 8% के आसपास आपको एवरेज मिल रहा है। ये जो आपको माइनर सा अप डाउन दिख रहा है ये भी कोविड के टाइम का है, बट कॉरपोरेट बॉन्ड ये जो आपकी डेट स्कीम्स होते हैं इसमें आपको मोर और लेस फिक्स रेट ही रहता है आपका रिटर्न 8.22%। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब इसमें आप देखोगे NAV लिखा हुआ है, ये नेट एसेट वैल्यू है। जैसे कि आप शेयर्स खरीदते हो तो उसमें आपको शेयर का प्राइस होता है कि आपने इस प्राइस पे खरीदा और इस प्राइस में बेचा। म्यूचुअल फंड में ये नेट एसेट वैल्यू में बदल जाता है कि आपने इतनी NAV पे खरीदा था और आपने इतनी NAV पे सेल कर दिया। रेटिंग 3 स्टार है, अच्छी लग रही है। सिप अमाउंट मिनिमम 100 है कि अगर आप इसमें SIP करते हो तो आपको मिनिमम 100 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। फंड साइज़ आपका 22,493 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिटर्न कैलकुलेटर, आप रिटर्न कैलकुलेटर की जगह आप ये देख सकते हो कि आपने इसका कितना एवरेज ग्रोथ रहा है। इसके बाद ये देखिए इसकी होल्डिंग्स रहेंगी, ये ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, ये सब इसकी होल्डिंग्स रहेंगी। इसके बाद हम नीचे आए, रिटर्न एंड रैंकिंग, ये आप चेक कर सकते हो कि इसने अपनी कैटेगरी में कितना परफॉर्म किया। देखिए फंड का रिटर्न एक ईयर में रहा है 8.7%, 3 में 6.7, 5 में 7.2 और ओवरऑल 8% के आसपास। और जो इसकी कैटेगरी रही है, मतलब कि ये जिस कैटेगरी में पैसे इन्वेस्ट करता है वो इतना एवरेज इसका रहा, तो ये अच्छा है। रैंक भी कैटेगरी में अच्छी रही है, 4-4-2, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ जो देखने की होती है ये वाली आपकी एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। अब देखिए एग्जिट लोड तो इसमें है ही नहीं कि आप कभी भी पैसा डालें कभी भी निकालें, एग्जिट लोड तो आपका लगेगा ही नहीं। एक्सपेंस रेशो भी बिल्कुल माइनर सा है, 0.33%। तो ठीक है, ये फंड मेरे को बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, मेरे को इस फंड में कोई भी इशू नहीं लग रहा। ये था आपका कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। इसके अलावा हम अगर हम इसको किसी और से कंपेयर करना चाहें तो जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल का कॉरपोरेट बॉन्ड फंड खोल के देख लिया। अब इसमें भी आप वही चीज़ चेक करेंगे कि 1 ईयर में कितना था, 8.24%, 3 साल में 6.94%, 5 में 7.16 एंड ओवरऑल एवरेज देखिए उसका 8.24 था और इसका भी 8.19। तो मोर और लेस सबका इतना ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा इसमें आपको। नीचे आए, इसमें देखा हमने नेट एसेट वैल्यू, रेटिंग कितनी है, मिनिमम SIP अमाउंट कितना है और फंड साइज़ कितना है। इसके बाद होल्डिंग्स अगेन इसकी भी 167 है। तो हम सीधा इसी पे आएंगे। एक्सपेंस रेशो देखिए इसमें भी एक्सपेंस रेशो ज़्यादा नहीं है, 0.35% है, उसका 0.33% है। एग्जिट लोड इसमें भी आपका नहीं है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि एक डेट फंड को कैसे देखना है। तो हम बैक आ जाते हैं। अब जो मेन जो हमारा था इक्विटी स्कीम्स के ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने किया इक्विटी स्कीम्स के ऊपर। अभी देखिए इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी दिख रही हैं, ELSS, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड्स, इंटरनेशनल फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, सेक्टोरल, स्मॉल कैप, थीमेटिक एंड वैल्यू ओरिएंटेड। हाँ, इसमें ELSS फंड जो सबसे टॉप पे दिख रहा है, इसके बारे में यहीं कहीं पे बता देता हूँ। ELSS जो होते हैं वो होते हैं आपके इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये जैसे कि जो आपका सेक्शन 80C होता है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो 1.5 लाख तक का, जो आप फॉर टैक्स शो कर सकते हो, ये ELSS वही है। ये भी जैसे कि आप PF में इन्वेस्ट कर सकते हो वैसे ही आप
ELSS जो फंड्स होते हैं, आप उसमें भी अगर आप 1.5 लाख तक की मनी इन्वेस्ट करते हो तो आप ELSS की इन्वेस्ट की हुई मनी को सेक्शन 80C में आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक बारी देख लेते हैं फंड्स के बारे में। हम सीधा ओपन करते हैं, लार्ज कैप फंड की तरफ आ जाते हैं सीधा ही, सबसे सिंपल। ये लार्ज कैप किया और किया मैंने अप्लाई। अब देखिए लार्ज कैप में काफ़ी सारे आ गए। निपॉन इंडिया का है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड हो गया, UTI, ये निफ्टी 50 फंड्स हो गए, ब्लू चिप फंड हो गए। हम सबसे पहले जो सबसे ऊपर आया उसी को ही ओपन कर लेते हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड्स। अब इसमें भी हम वही सेम टाइप यूज़ करेंगे कि इसने एक साल में कैसा परफॉर्म किया। एक साल में इसने 21% के आसपास का रिटर्न दिया, 3 में भी 21 का रहा, 5 में भी इसका मोटा मोटा 20% का रहा, और ओवरऑल देखें तो इसका 17% तक का रिटर्न रहा, जो कि आई थिंक एक लार्ज कैप फंड के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद नीचे है नेट एसेट वैल्यू 97 है, रेटिंग देखिए 5 स्टार अच्छा है, मिनिमम SIP अमाउंट 500 है, फंड साइज 34,000 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप इसकी होल्डिंग्स चेक कर सकते हैं कि ये 71 कंपनीज़ में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा अगर आप इसको अपना पैसा मैनेज करने के लिए देते हैं। देख लेते हैं कि HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस, ITC, इन्फोसिस। ठीक है, इसके बाद होल्डिंग्स के बाद आए हम अपनी रिटर्न एंड रैंकिंग भी चेक कर लेते हैं इसकी। तो देखिए एक साल में इसने 21%, 3 में भी 21, 5 में 20 और ओवरऑल 17। कैटेगरी एवरेज को इसने हमेशा बीट किया है। रैंक भी कैटेगरी वाइज इसकी अच्छी रही है, 22, 2, 3। तो दिस इज़ अ गुड फंड। इसके अब हम एक्सपेंस रेशो एंड एग्जिट लोड देख लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशो 0.65% है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। एग्जिट लोड है 1% का। अगर आप 7 दिनों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी हो गई, टैक्स इम्प्लीकेशंस जो कि मैंने आपको बताए थे, LTCG और STCG हो गए। ठीक है, ये फंड मेरे को बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब मैं एक दो फंड के साथ और इसको कंपेयर कर लेता हूँ निपॉन इंडिया के बाद। निपॉन इंडिया देख लिया, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। अब इसकी देखें, 1 ईयर में इसने अराउंड 20% का रिटर्न दिया, 3 में इसने 17 का दिया, 5 साल में इसने 19 के आसपास का दिया, और ओवरऑल इसने भी वही 16.5 के आसपास का। निपॉन का 17 का था, इसका 16.5 के आसपास है। रेटिंग 5 स्टार अच्छा है, मिनिमम SIP अमाउंट 100, फंड साइज 66,000 करोड़, दैट इज़ वेरी गुड। नीचे आ जाते हैं हम, इसकी भी होल्डिंग्स अराउंड 77 है, वही HDFC, लार्सन, ICICI, इन्फोसिस। अब इसके बाद हम देख लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग भी चेक कर लेते हैं इसकी। इसकी भी रिटर्न एंड रैंकिंग हम काफ़ी अच्छी है, रैंक रही है इसकी 25, 13, 12। ठीक है, गुड। अब वही मेन चीज़, एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। अब देखिए इसका एक्सपेंस रेशो उसके कंपेरेटिवली बहुत माइनर सा ज़्यादा है। निपॉन का 0.65 था, इसका 0.91% है, और एग्जिट लोड जो है इसका वो 1% है। अगर आप एक साल से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड लगेगा। ये आपकी टैक्स हो गए। तो दिस फंड इज़ आल्सो गुड, आप इस फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब हमने देख ली लार्ज कैप फंड, अब एक कैटेगरी और देख लेते हैं। ऐसी कैटेगरी में मैं गया, मैं लार्ज कैप को हटा देता हूँ, मैं आ जाता हूँ आपके स्मॉल कैप्स की तरफ आ जाता हूँ, स्मॉल कैप्स। ओके, अब स्मॉल कैप में सबसे ऊपर क्वांट का स्मॉल कैप आ जाता है, तो मैं सबसे पहले क्वांट का स्मॉल कैप फंड जो है उसी को ही ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन किया। अब देखिए इसको भी वैसे ही कंपेयर करेंगे। मैंने देखा 1 ईयर में 24% के आसपास ग्रोथ दे रहा, 3 साल में 26% के आसपास ग्रोथ दे रहा, 5 साल में 47%, और अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो 20%। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि स्मॉल कैप फंड्स में जो होता है आपको टाइम करना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे सेल और परचेज करना। अगर आप इसको अच्छे से कर पाए तो आई थिंक ये एक अच्छा एग्जांपल है कि आप 47% तक का रिटर्न आप, आई थिंक 47 तो चलो बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम सिर्फ 1 ईयर को देख लेते हैं कि अगर आपने टाइमली मार्केट को टाइम कर दिया तो आप 24-25% तक का एक अच्छा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम नीचे आ जाते हैं, रेटिंग इज़ 4 स्टार, दैट इज़ गुड। मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपीज़, फंड साइज है जो वो आपका वो अराउंड 26,000 करोड़ है, दैट इज़ गुड। अब एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, अब ये भी देख लेते हैं।
इसका एक्सपेंस रेशो 0.65% है, जो कि बहुत कम है एक स्मॉल कैप फंड के हिसाब से, दैट इज़ गुड। एग्जिट लोड इसमें भी 1% का, अगर आप एक साल के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स, ये सब के लिए सेम ही रहेंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ अ गुड फंड, क्वांट का स्मॉल। तो अब हमने क्वांट के स्मॉल कैप फंड को देख लिया। अब इससे नेक्स्ट है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसको भी हम एक बार एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। ये मैंने ओपन किया, ये ओपन करते ही मेरे को बता रहा है कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं एक्सेप्ट करता है। इसको आप से SIP कर सकते हो, इसमें कोई नहीं। देख लेते हैं हम आगे। हमने सबसे पहले इसकी ग्रोथ देखी, 1 ईयर में 28%, 3 ईयर में 27, 5 ईयर में 36 एंड ओवरऑल 27%। अगेन इसको भी अगर आप देखिए अच्छे से, टाइम अगर आप कर लेते हैं, ये 5 ईयर का अगर आपने टाइमिंग कर ली तो 36% तक की ग्रोथ, 1 ईयर की करी होती तब भी अच्छी 28%। तो स्मॉल कैप आर वेरी हाई रिस्क फंड्स। इसमें आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि मेरे को किस टाइम पे सेल एंड परचेज करना है। अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें से निकाल सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं। रेटिंग 5 स्टार से 5 स्टार है। मिनिमम SIP अमाउंट 100, फंड साइज 62,000 करोड़, दैट इज़ गुड। होल्डिंग्स हो गई 225। रिटर्न एंड रैंकिंग चेक कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी है रैंक कैटेगरी के अंदर, 15, 4, 3। इसके बाद एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशो भी ज़्यादा नहीं है, 0.67% है। एग्जिट लोड 1% का है, अगर आप एक साल के अंदर अंदर निकाल लेते हो। स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स तो आपकी सेम रहेंगी। तो ये हमने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी देख लिया। तो अब हमने लार्ज कैप फंड्स देख लिए, हमने स्मॉल कैप फंड देख लिए। एक हम फ्लेक्सी कैप फंड्स भी देख लेते हैं। ये किया मैंने फ्लेक्सी कैप, मैंने किया अप्लाई। अब फ्लेक्सी कैप में सबसे ऊपर आ गया, जैसे मेरे पास पराग पैरिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, मैंने इसको ओपन किया। इसको मैं वैसे ही चेक करूँगा। 1 ईयर में अच्छी ग्रोथ है 26%, 3 ईयर में 17%, 5 ईयर में 26 एंड ओवरऑल एक अच्छी 20-21% की ग्रोथ ये दे रहा है। फ्लेक्सी कैप फंड ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अक्रॉस आपके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नीचे आ जाते हैं। NAV 88, रेटिंग एक 5 स्टार है। मिनिमम SIP अमाउंट 1000 है, फंड साइज 82,000 करोड़, गुड। रिटर्न एंड रैंकिंग चेक कर लेते हैं। अपनी कैटेगरी में इसने अच्छी रैंक रखी है, 23 एंड ओवरऑल फर्स्ट रैंकिंग पे रहा है ये अपनी कैटेगरी में। एक्सपेंस रेशो देख लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशो है वो 0.63% है। ये इसका आप एग्जिट लोड देख सकते हैं। ये स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स ये तो आपकी सेम रहती हैं। अब इसके बाद हम एक फंड और देख लेते हैं फ्लेक्सी कैप में, जैसे कि आ गया GM फ्लेक्सी कैप फंड है। इसको ओपन कर लेते हैं। इसकी ग्रोथ 1 ईयर में अच्छी दिखा रहा, 36%, 3 ईयर में 27, 5 ईयर में 25 एंड ओवरऑल आप एक अराउंड 20% के आसपास तक की आप ग्रोथ इसमें भी देख सकते हैं। रेटिंग 5 स्टार है। फंड साइज थोड़ा छोटा है, 4,500 करोड़ का। रिटर्न एंड रैंकिंग ठीक है, ये भी अपनी कैटेगरी में अच्छी रैंक कर रहा है। इसके बाद एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। एक्सपेंस रेशो आपका 0.52% एंड एग्जिट लोड है वो आपका अराउंड 1% है, अगर आपने 30 दिन के अंदर कर दिया तो। स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स आप देख सकते हैं। तो ये हो गए आपके फ्लेक्सी कैप फंड। आई थिंक अब आप सारा बेस समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड्स को कैसे आपको सर्च करना है, क्या आपके लिए ठीक है। एंड आई थिंक अब आप अपने आप से ही अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए अच्छा है, रादर देन सर्चिंग की विच आर द टॉप म्यूचुअल फंड। अब आप खुद से अपने लिए खुद ही सर्च करके आप सेलेक्ट कर सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही रहेगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।